इंदौर का कसूरवार कौन है? इंदौर में कैसे स्वच्छ शहर में कैसे नल से जहर निकला है? लापरवाही इतनी हुई क्यों? क्या उन पाइपलाइनों को समय समय पर चेक नहीं किया जाना चाहिए, या कहीं कागजों में वो पाइपलाइनें एक आध साल पहले बदल दी गई होंगी? नगर निगम और नगर निकाय के फंक्शनिंग में कोई जवाबदेही नहीं है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, और खासकर जो है वहाँ पे मंत्रालय से लेके नीचे तक के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे तो जनता में जन आक्रोश होगा, और सिर्फ 2 लाख रुपए बोली लगा देना एक मौत की, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। हम आज भी अंग्रेजों के सिस्टम में जी रहे हैं, चाहे वो नेता हो, वो भी नॉलेज उनके भी कम है, और जो अधिकारी हैं उनका नॉलेज तो ऑलरेडी शून्य है। उनको अपना कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सोचिए को पाइपलाइन या टेक्नोलॉजी की आई की क्या बात करेंगे। ये जो घटना हुई है इंदौर की, ये एक नजीर बननी चाहिए, एक सबक बनना चाहिए मीडिया के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि इसमें ऐसी कार्रवाई हो कि लोग याद करें और दोबारा हिम्मत न हो। देश का सबसे स्वच्छ शहर इस वक्त सुर्खियों में है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नल से ऐसा जहर निकला कि 10 से ज्यादा की मौत की खबर है, और उस पर प्रशासन अब जाकर सचेत हुआ है, संजीदा हुआ है, तब जबकि हाईकोर्ट से फटकार लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में इंदौर है। स्वच्छ शहर का तमगा लेने वाला इंदौर इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि 5 महीने के एक मासूम की मौत वहां पीने के पानी से हुई है। आप सोचिए हम किस सदी में रह रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधा है पानी, वहां पर भी हम सही ढंग से अपने लोगों को जल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही सवाल लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इंदौर का कसूरवार कौन है? इंदौर में कैसे स्वच्छ शहर में कैसे नल से जहर निकला है? कौन इसका जिम्मेदार है? किस तरीके की अब तक की कार्रवाई हुई है? कहां लापरवाही हुई है? और सबसे बड़ी बात कि इन मौतों का जवाब क्या सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा है? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। शानदार पैनल आज हमारे साथ है। कुछ ऐसे चेहरे जो पिछले कई दिनों से गैप पर थे लेकिन वापस खबरों के खिलाड़ी का हिस्सा बने हैं। शानदार पैनल मेरे साथ है। अनुराग वर्मा जी हैं हमारे साथ, पीयूष जी हमारे साथ हैं आज, अजय सेतिया जी हमारे साथ हैं, बिलाल जी हमारे साथ हैं, संजय राणा जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत आज मैं चाहूंगी कि अजय सर से करते हैं। अजय सर, एक ऐसा शहर जो कि 7-8 सालों से लगातार स्वच्छ शहर का तमगा लिए घूम रहा है, और वहां पर इस तरीके की घटना होती है, और उस पर चूंकि हम प्रतिष्ठित चैनल भी हैं और प्रतिष्ठित हमारा कार्यक्रम भी है, उस पर जवाब ये आता है कि घंटा तुम्हें पता है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह सड़क छाप भाषा है, और वह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं अनेक बार। उसको छोड़ भी दें हम, तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासनिक लापरवाही इतनी हुई क्यों? क्या उन पाइपलाइनों को समय समय पर चेक नहीं किया जाना चाहिए, या कहीं कागजों में वो पाइपलाइनें एक आध साल पहले बदल दी गई होंगी? क्योंकि ये जो घटना हुई है उसके 2 कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। एक कारण लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही, तो दूसरी मेरा मानना है कि उसके पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार भी है। इस तरह की जो भी कोई घटना होती है उसमें भ्रष्टाचार होता ही होता है, और मध्य प्रदेश में हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के समय में बहुत सारे IAS ऑफिसरों के यहाँ छापे मारे गए और करोड़ों रुपए मिले उनके पास। मेरा एक दूसरा मानना भी है कि हमारे यहाँ सिस्टम में बड़ी भारी कमी है। जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता नहीं है और उसको वह काम सौंप दिया जाता है। हमारे यहाँ वही पद्धति चली आ रही है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। UPSC से एक IAS, एक सामान्य ग्रेजुएट IAS बनता है, और वह वित्त का काम भी वह देखता है, सेना का काम भी वह देखता है, इंजीनियरिंग का काम भी वह देखता है, जबकि उसको आता जाता कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों की जो है घालमेल है, क्योंकि जिनको कुछ आता जाता नहीं होता, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, और मैं पहले भी इस पे लगातार लिखता रहा हूँ।
कि आईएएस ऑफिसर्स का हमारी जो सारी पद्धति है ब्यूरोक्रेसी की, उसको बदलना होगा। अगर उसको नहीं बदलेंगे तो 2047 में तो क्या 3047 में भी भारत विकसित नहीं हो सकता। और इस तरह की लापरवाहियाँ जगह जगह पर देश भर में देखने को मिली है। ये एक नहीं कोई इंदौर में हुई है, इंदौर के अलावा दिल्ली में भी मैं जानता हूँ, मेरे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ 3 साल पहले इसी तरह पानी आ गया था। और दिल्ली में तो बहुत सारी जगह पर जब पानी की शॉर्टेज हुई थी तो हमने लोगों के घरों में देखा कि किस प्रकार मैला पानी आ रहा है। तो मैला पानी तभी आता है जब सीवरेज का उसके अंदर कनेक्शन हो जाता है वाटर का। तो अब इसमें निश्चित रूप से प्रशासनिक लापरवाही है। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक को वहाँ से बदला गया है, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। फिर वही लोग आएंगे जो दक्ष नहीं है अपने कार्य में, और ये ऐसे ही होगा। तो मेरा मानना ये है कि वाटर पाइप जो हैं उनकी समय समय पर निगरानी होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए, और उनकी एक उम्र तय की जानी चाहिए कि इतनी उम्र ये झेल सकती है और उसके बाद उसको बदला जाना चाहिए। तो ये सारी जांच में सामने आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरा अंदेशा ये है, और आज मैंने लिखा भी है इस बात को, कि अगर जांच सही तरीके से हो जाए तो बहुत सारे लोग नपेंगे और इसमें भ्रष्टाचार भी निश्चित रूप से सामने आएगा। और मैं समझता हूं कि उमा भारती ने जो स्टैंड लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए, वह स्टैंड अगर हर राजनेता लेने लगेगा तो सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अनुराग सर, 8-9 साल बाद जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि एक स्वच्छ शहर पूरी दुनिया में उसको बताया जाता है, तमगा दिया जाता है कि अरे इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, एक बेसिक जो नियम होता है उसमें यह होता है कि रोड के एक तरफ पीने के पानी की पाइपलाइन जाती है और रोड के दूसरे तरफ सीवेज की पाइपलाइन जाती है। तो ये कहाँ भ्रष्टाचार, जैसा कि अभी वो भी कह रहे थे, ये चीजें क्यों नहीं देखी जाती? जब इस तरीके के मामले निकल कर आ जाते हैं तब आप इस तरीके की बातें कहते हो कि नहीं हम इस पे आज 7 दिन हो गया, उसके बाद जो है एक किसी को हटाया गया है, हम जांच कर रहे हैं, हम कमेटी बना रहे हैं। ये कहानी, मतलब हम इतनी सस्ती जान कैसे हो गई है भारत में? इतनी सस्ती जान होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हो गई है। और प्रतीक्षा जी, मैं आपको एक दुखद चीज़ जो बताऊं वो ये है कि आज से 25-27 साल पहले, शायद 97-98 में इसी तरह की स्टोरीज़ मैंने भारत के कई शहरों में करी थी। और ये दुर्भाग्य देखिए कि 25-27 साल के बाद उसी तरह की चीज़ आज भी हो रही है। हम कहाँ हैं? क्या मानव जीवन इतना सस्ता हो गया है कि हम लोगों को मलमूत्र मिला हुआ पानी पिला के उनको बीमार कर रहे हैं, फिर उनको मार रहे हैं? ये सिस्टम उनको किस तरह का जीवन दे रहा है? देखिए, इसमें जो मेरा बहुत लंबे समय से इस पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया, और जब देखा मैंने, आप जब भी चाहे वो देश की बात आती है तो जो सरकारें होती हैं उनकी कोई जवाबदेही होती है, राज्य की कुछ जवाबदेही होती है, लेकिन जो नगर निगम और नगर निकाय हैं, इनका सिस्टम आज से नहीं, मैं 25 साल से देख रहा हूं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनकी कोई, अधिकतर में आप जाइए पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है नहीं, और है तो वो इतना वीक है कि उसके कोई मायने नहीं है। अब जब वहाँ का इंदौर में भी जो बातें आई कि मेयर कह रहे हैं कि मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तुम किस बात के मेयर हो फिर? इसका मतलब ये है, उसमें एक बात तो ये भी आती है कि तुम किस बात के मेयर हो, और दूसरी चीज ये भी आती है कि स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि मेयर के कहे का ज्यादा कोई रोल नहीं है। मेयर की बात की कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों के सर्विस में उसका कोई दखलंदाजी नहीं है, इसलिए नहीं है, वो कहीं और से हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बताती हैं कि नगर निगम और नगर निकाय के फंक्शनिंग में कोई जवाबदेही नहीं है। वो लोग आते हैं, अपना 3 साल बिताया, और जैसा कि सब जगह माना जाता है कि इस टाइप के कामों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, वो हुआ और इस तरह की घटना सामने आई। एक चीज़ मैं प्रतीक्षा जी और बोलूँगा, ये सिर्फ इंदौर में हुआ है, यही हम हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह इसी तरह की घटनाओं के पास हैं। ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। हम जब तक हम तो तब चेतते हैं ना, तब हम टीवी पे बात करना शुरू करते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है।
हम आप हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में जाइएगा तो इसी टाइप की चीज़ें, हम उसी दुर्घटना के मुहाने पे बैठे हुए हैं। इसमें होता क्या है सिंपल, कि जब पानी का जो पाइप होता है और सीवर का पाइप अगर साथ साथ चल रहा है, तो पानी का पाइप जब खाली होगा तो और सीवर का पाइप अगर उसमें वो टूटा हुआ है तो वो पानी निकल के इसमें आ जाएगा, भर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और जब वो आप पानी आएगा तो वो लोगों के घर में पहुंच जाएगा। ये सिंपल सी इसमें है, कोई बहुत इसमें उन लोगों को बहुत विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सीधी चीज थी कि पाइप टूटे हुए नहीं होने चाहिए। लेकिन शायद जो आपने जिस स्टेटमेंट से शुरुआत करी कि भारत में इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है, कि उसका नतीजा हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक है। पीयूष सर, किसकी जिम्मेदारी, नगर निगम की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, जल निगम की जिम्मेदारी, कौन लेगा ये जिम्मेदारी? और इन मौतों का जो सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, 10 बताया गया, फिर 12 हुई, फिर 14 हुई, अब 15 की बात हो रही है, कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर थोड़े दिनों बाद फाइलें दब जाएंगी? देखिए, जिम्मेदारी तो इमीडिएटली आप कहेंगे तो प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन का ये काम है कि ये जो रखरखाव है वो पाइपलाइंस का, चाहे सीवर की लाइन हो चाहे ड्रिंकिंग वाटर की लाइन हो, उसको दे। लेकिन चूँकि हम एक इस ऐसे मॉडल में पहुँच गए हैं जहाँ की टॉप से चीज़ें जो है डिसाइड होती हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे मंत्री जी की बनती है। और वो जिस तरह से मौत होने के बाद आए भी और उन गलियों में गए जो प्रभावित थी यहाँ, लेकिन जिस तरह से जनता ने उनका वहाँ पे विरोध किया, वो साफ दिखाई देता है कि पूरा का पूरा मंत्रालय से लेकर और प्रशासनिक जो सिस्टम है और मशीनरी है, वो पूरी की पूरी जो है कि सेंसिटिव थी ही नहीं इन चीज़ों को। क्योंकि ये शिकायत देखिए, ये अक्टूबर महीने से जो है शिकायत लोग वहाँ की करने में लगे थे कि पानी जो है बदबू आ रही है, पानी पीने में बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पहले भी जो देखिए कि अगस्त 2024 में वो टेंडर की प्रक्रिया अप्रूव हो गई थी कि टेंडर निकालना है और ये नई पाइपलाइन वहाँ पे बिछानी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है करप्शन के चलते, क्योंकि उसमें उनको उस तरह का जो है कि नहीं मिल रहा था पैसा जो बीच में वो चाह रहे थे, तो वो फाइल दबा दी गई। तो ब्यूरोक्रेसी से लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ऑफिशियल से लेके जो मंत्री हैं, वो मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा महकमा, देखिए वो जिस तरह से बात करती है सरकार। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि साहब जो है कि डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, वो और रिस्पॉन्सिव होने की जगह, एफिशिएंट होने की जगह क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्टेलमेट में पहुंच गई है। बिल्कुल ठीक। वो रिजल्ट उस तरह से मिल नहीं रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। आप कहते रह जाइए, लेकिन पता है कि साहब वो करेंगे, ऊपर से टॉप से कहा जाएगा, टॉप से किया जाएगा। हमको तो बैठा दिया गया है वहाँ पे एक तरीके से कि आप बैठे रहिए, आप खुश रहिए, आप कुछ वोट लेके आते रहिए अपने जाति समुदाय का या अपने किसी और समुदाय का जो है। तो उस तरह से ही पूरी व्यवस्था चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये उल्टा चल रहा है कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी अगर, तो वो वहाँ पे ख़त्म होती चली जा रही है। और उसके साथ साथ ये हो रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब उसी पार्टी का मेयर भी है, उसी पार्टी का विधायक भी है, उसी पार्टी का काउंसलर भी है, सब कोई उसी पार्टी के हैं, वो बंधे हुए हैं। तो कौन उनकी लड़ाई आगे बढ़ाएगा जनता की, उसके मुद्दों को आगे कौन ले जाएगा? विपक्ष आपको निगेट कर दे रहे पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम जो है अकाउंटेबल है, लेकिन सिस्टम अपने आप में तो चलता नहीं है, उसमें तो इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसको रन करते हैं। तो मुझे लगता है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, और खासकर जो है वहाँ पे मंत्रालय से लेके नीचे तक के जो अधिकारी हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। सर, सिस्टम फेल्योर देख रहे हैं या एक हादसा है? सिस्टम का फेल्योर की ही वजह से ये हादसा हुआ, जिसने वहाँ की सरकार पर एक प्रेशर डेवलप कर दिया। जो मौतें हुई हैं उसमें 3 कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जो हाई कोर्ट में मौतों की संख्या बताई वो 4 है, स्थानीय लोग बताते हैं 14-15 लोग मर गए, और वहाँ का मेयर ये बताते हैं कि 14 का आंकड़ा पार गया। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है मौतों का, ये बता रहा है कि सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो अभी तक नहीं बन पाया। इसके बावजूद जिस तरह से उमा भारती ने रिएक्ट किया है, वो अंदर से सरकार की गैर जिम्मेदारी और सरकार की इस हादसे के प्रति लापरवाही को भी बताता है। सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से मंत्री जी ने, विजय वर्गीस जी ने जो इस पर इनसेंसिटिव होकर बोला, उसने इस इशू को पूरा ट्रिगर कर दिया।
जिसकी वजह से ये सारा का सारा इशू सरकार के गले पड़ गया। हालांकि ये धरातल पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से ही बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ है। तो आज सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात आ रही है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है अभी तक उस पर किसी तरह की जो एक्शंस लिए जाने थे वो उस हद तक संतुष्टि नहीं दे रहे जनता को जितनी वो अपेक्षा कर रही थी। इस तरह के हादसे जब राज्य सरकारों में घटते हैं तो यकीनन ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव का शिकार हो जाते हैं, विपक्ष भी इसका फ़ायदा उठा लेता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर जो हादसा घटा है ये पूरी राज्य सरकार की व्यवस्था, इंदौर की पूरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर के मेयर, वहाँ के सभासद, सबको एक अकाउंटेबल ठहराता है। और अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे तो जनता में जन आक्रोश होगा और सिर्फ 2 लाख रुपए बोली लगा देना एक मौत की, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। संजय सर, जिस तरीके से अभी सरकार के तरफ लोगों की नाराज़गी है या अधिकारियों की तरफ लोगों की नाराज़गी है, वो कफ सिरप जैसी फाइल कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी भी दब जाएगी और यहाँ कोई जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं और सवाल पूछने पर घंटा पता है तुम्हें ये कहा जाएगा? देखिए, एक आपने बड़ा अच्छा एक चीज़ से नरेट को और को रिलेट किया है, जैसे आप बोलते हैं कफ सिरप वाला। देखिए, कफ सिरप बना कहाँ था? तमिलनाडु में और हिमाचल में। तो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सवाल उस पर उठना चाहिए कि जहाँ पे बिक रहा है वहाँ पे नहीं उतने उठने चाहिए, और इसलिए कार्रवाई उस पर नहीं आते, मुद्दा कुछ और है। देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या इस तरह की घटना घटती है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति मरा या 15 व्यक्ति मरे, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से एक नेता का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह का बयान है वो निंदनीय है, उस पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि देखिए कोई भी हमारा सिस्टम है जो आज़ादी के बाद से बना हुआ, चाहे पाइपलाइन हो चाहे सड़कें हो, उसकी कोई योजना नहीं होती। जैसे हमारे अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब बोल रहे थे कि हम ऐसे लोगों को ला के बैठा देते हैं आईएएस के नाम पे और एक प्रशासनिक सेवा के नाम पे जिनको ए फॉर एप्पल नहीं आता है, लेकिन वो ए फॉर एप्पल का निर्धारित करने के लिए, सब चीज़ संभालने के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर मान लीजिए पाइपलाइन वहाँ पे बिछी थी तो उसकी एक लाइफ साइकिल होगी और उस लाइफ साइकिल के पहले उसको रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए था। अगर रिप्लेसमेंट नहीं हुई है तो कौन कौन से व्यक्ति हैं या कौन कौन से अधिकारी हैं या कौन कौन से लोग हैं जिसके लिए जिम्मेवार है, सबको उठा के सस्पेंड, हम कहते हैं निलंबित कर देना चाहिए तत्काल से। इस पर कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना, देखिए आदमी की जान से बढ़कर हमें नहीं लगता है कि ह्यूमन लाइफ से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ है। कोई पॉलिटिकल बहस नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए और कोई भी डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। देखिए, बयानबाजी पर नहीं जाना है, हमें ह्यूमन लाइफ पे बात करनी है। हमारी ह्यूमन लाइफ, हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें जब उस पर चर्चा करते हैं तो उसके लिए सारी चीज़ निगेट हो जाती है। तो ये अगर मान लीजिए अक्टूबर में टेंडर निकला है और घटना आज मान लीजिए कि जनवरी में हो रही है, तो ऐसा नहीं कि पाइपलाइन खराब अक्टूबर में होने वाला, तो हो सकता था से 5 साल पहले खराब होने वाला, टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया था। तो उस चीज को उस समय में कौन अधिकारी थे, टेंडर इतना लेट क्यों निकला, टेंडर अगर लेट निकला उस पर कौन कौन से लोग कार्रवाई कर रहे थे, टेंडर की प्रक्रिया क्यों नहीं हुई और 5 साल पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबकी गणित बैठा करके इनको तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से विजय वर्गीस साहब ने बयान दिया है, ये निंदनीय है। मैं तो बोलता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इस तरह के बयानबाजी करता है तो उसको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। इसके मैं उसके पक्ष में हूं। विचारधारा किसी को कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं। हाँ, इसमें पॉलिटिकल लीडर को इसलिए मैं कसूरवार थोड़ा सा बाद में इसलिए रखता हूं कि हो सकता है वो पद पे बैठा हो, उसको उसने टेक्निकलिटी ना पता हो, चीजों को बारे में ना जानता हो। शब्दों का तो ध्यान रखेंगे ना सर। हाँ, 5 महीने का बच्चा मर गया और आप कह रहे हैं तुम्हें घंटा मैं पता उस है। नेता की बात नहीं, उन तो निंदा हाँ, मैं कर रहा, मैं बोल रहा हूं हाँ, हो सकता जो मेयर हो या हो सकता जो विधायक हो, वो जो सत्ता में उस कुर्सी पे बैठा हो, सब पे हो, उसको आइडिया नहीं हो कि पाइपलाइन कब बिछी थी, कब क्या हो रहा। करनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे सिस्टम जो है ना, हम आज भी अंग्रेजों के सिस्टम में जी रहे हैं। चाहे वो नेता हो, वो भी नॉलेज उनके भी कम है, और जो अधिकारी हैं उनका नॉलेज तो ऑलरेडी शून्य है। उनको अपना कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सोचिए को पाइपलाइन या टेक्नोलॉजी की आई कि क्या बातें करेंगे। और एक बहुत अच्छा वक्तव्य आया है सनियाल साहब का, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कि आज कितने अधिकारी हैं वो आने वाले समय में शून्य होने वाले, उनकी कोई जरूरत नहीं कि एआई का जमाना है और आप किस जमाने में जी रहे हो तो आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए और सबको। अगर हम कहते डबल इंजन हो, 3 इंजन हो, 4 इंजन हो, इंजन से मतलब नहीं है। कार्रवाई होगी तो डर बैठेगा तो काम एकदम दुरुस्त होगा। इसीलिए तो हम इस चर्चा को भी कर रहे हैं। विनोद सर,
एक सुर में सब कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम कब तक चाहिए वाली दुनिया में रहेंगे और किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है? इतना संवेदनहीन बयान लोगों का आ जा रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? 2 लाख रुपए का ऐलान हो गया। असल में असली जो जड़ है वो यही है कि कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती है। कुछ भी हो जाए इस देश में, आग लग जाए अस्पतालों में, बच्चे मर जाएं, आईसीयू में आग लग जाए, पुल गिर जाएं, समझे आतंकवादी घुस जाएं विस्फोटक लेके 350 किलो, कहीं कोई किसी तरह की कार्रवाई, मतलब ये आज से नहीं, घटना होती है, हम सब अखबार के लोग, मीडिया के लोग इमीडिएट एकदम रिएक्शन करते हैं, चर्चाएं होती हैं, उसका सब भूल जाते हैं, फिर फॉलो अप कुछ नहीं होता। इसमें भी यही होगा। और देखिए, नेताजी का गुस्सा जो है स्वाभाविक इसलिए था कि अक्सर इस तरह के जो नेता होते हैं जिनका वर्चस्व होता है प्रदेश और शहर की राजनीति में, कैलाश विजयवर्गीय का वर्चस्व है इंदौर की राजनीति में। सुमित्रा महाजन के बाद, मतलब उनके नेपथ्य में जाने के बाद कैलाश जी का एक छत्र राज्य है वहाँ इंदौर में, तो जाहिर है सारे अधिकारी भी उनकी इच्छा के पोस्ट होते हैं। और जब ये घटना हुई तो जाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन तो होगा, क्योंकि चहेते अधिकारी उन्हीं के होंगे, इसीलिए उनको बचाने के लिए वो घंटा और घड़ियाल का इस्तेमाल करने लगे। वो वहाँ के नेता भी हैं, विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पर चाहिए। बेहतर ये होता कि वो घटनास्थल पर जाते और वहीं कहते कि जो इसके जिम्मेदार है उसी वक्त जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई करवाते और एक नज़ीर पेश करते कि भाई ये होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिएगा, अभी 3-4 दिन बाद ये चर्चा ठंडी पड़ जाएगी, उसके बाद किसी को नहीं पता होगा कि कौन जिम्मेदार है, कौन है, और जो निलंबित हो वही सब छूट छाट के कहीं पोस्टिंग हो जाएगी, जो हर घटना में होता है, कोई सरकार हो। मतलब मैं खाली बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर, कोई, ये हमारा एक चरित्र हो गया है, ये हमारा चरित्र हो गया है कि हम सब जो है बचाने पे लग जाते हैं बाद में, अरे भाई वो तो मरने वाले, ये होता ना, अरे मरने वाले तो मर गए, अब क्या करोगे जो हैं। तो ये जो अप्रोच है ना, ये सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदार है इस तरह के हादसों के लिए। हमारा देश 2025 तो हादसों का ही वर्ष बन गया था पूरा, और ये जाते जाते ये दंश आ गया। 2 साल से शिकायत लोग कर रहे थे उसको लेकर के, लेकिन किसी कानों में जू नहीं देंगी। और ये सब किस तबके के लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने घर में आरओ नहीं लगा सकते, वाटर प्योरीफायर नहीं लगा सकते, ये वो तबके के लोग हैं। यानी उनकी जिंदगी जो है वो जानवरों से भी गई बदतर है। लोग घरों में अपने पेट्स को कितना बढ़िया फीड करके रखते हैं, उनकी ज़िंदगी जानवर से भी गई बीती है, क्योंकि वो सीधे नल का पानी पी रहे हैं। नल का पानी अगर कौन पीता? वही पीता जो प्योरीफायर और आरओ नहीं लगा सकता। तो ऐसे में जो एक हमारा मध्य वर्ग है जिसमें हम सब आते हैं, वो तो निश्चिंत हो गया, उसने अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लिया, उसने अपने घर में वाटर प्योरीफायर लगा लिया, सब लगा लिया, तो वो तो अब ठीक है कि भाई ठीक है, इन्वर्टर भी लगा हुआ, जनरेटर भी लगा हुआ, बड़े बड़े, तो बिजली जाए कोई दिक्कत नहीं है, पानी खराब हो तो उसका प्योरीफायर है, हवा खराब हो, वो तो इससे निश्चित, वो तो बिल्कुल स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति में है। जो उमा भारती जी ने कहा, सही कहा कि भाई आप बिस्लरी क्यों पी रहे थे अपने कमरों में बैठ करके? अगर आपको ठीक है, हाँ। बिल्कुल उमा जी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ जी ने लिखा है, मैं बिल्कुल सर भाई, एक संवेदनशील नेता जो है उसको गुस्सा आएगा। मैं आपको एक घटना छोटी सी बताता हूँ, संवेदनशीलता सिस्टम की कैसे होती थी। बात होगी मिड 80s की, जब मैं नवभारत टाइम्स में सिटी रिपोर्टर था। एक मेरे पास मैं गया रिपोर्ट करने गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ लोग कुएं से पानी लेते थे, और उस कुएं में बाल्टी भर के लाए और कीड़े बिल्कुल सामने बिलबिला रहे थे, फिर उसको छानते थे, छानने के बाद गर्म करते थे, फिर पीते थे। तो मैंने वो रिपोर्ट लिखी पूरी, और आपको आश्चर्य होगा प्रतीक्षा, तीसरे दिन उस बस्ती के लोग मेरे पास आए, बोले साहब आपकी रिपोर्ट शक्ति के बाद कल ही पाइपलाइन का जो है काम शुरू हो गया है, और 2-3 दिन में पाइपलाइन पूरी हो जाएगी, हमारे पानी पहुंच जाएगा। एक समय सिस्टम, मतलब ये अधिकारी भी इतने संवेदनशील होते थे बिल्कुल कि कोई खबर छपती थी तुरंत उसका संज्ञान लेते थे, कोई जरूरी नहीं सरकार कहे या नेता कहे, अधिकारी खुद संज्ञान ले लेते थे। आज अधिकारियों को पैसे कमाने का कोई फुर्सत ही नहीं किसी काम से। अभी सही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जब छापे पड़ रहे थे शिवराज सिंह चौहान के जमाने में, लोकायुक्त के, उनके तो करोड़ों अरबों रुपया मिलता था अधिकारियों के यहाँ, चपरासी से लेके क्लर्क तक उनके यहाँ लाखों करोड़ों रुपये मिलते थे। तो भ्रष्टाचार इस हद तक हो गया कि किसी को कोई चिंता, कोई संवेदनशीलता नहीं है। और मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि IAS नाम के सर्विस को जो एक बना दिया गया सर्वज्ञ, डिफेंस हो तो वो हेड करेंगे, हेल्थ हो तो वो हेड करेंगे, इंजीनियरिंग हो तो वो हेड करेंगे, सिंचाई हो तो वो हेड करेंगे, कृषि हो तो वो हेड करेंगे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां IAS का वर्चस्व न हो। और IAS क्या होता है?
आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एनसीईआरटी किताबें पढ़ ली और थोड़ा रट्टा लगा लिया, थोड़ा अच्छा हाई फाई बोल लिया, इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, आप सेलेक्ट होते हैं, मेरिट है, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर मेरिट होती है, ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन आप सेलेक्ट होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जनरल काम कुछ और दे दिया जाए। काम आपको। तो मुझे लगता है इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए कि जो स्पेशलाइज्ड जॉब है उनको स्पेशलाइज्ड लोग ही हेड करें, जिनको वाकई जिनके जो प्रोफेशनल्स हैं, ये समय आ गया है। और ये सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये सवाल जनता का है कि जनता जो है उसकी क्या हालत है। और जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात है, उसके लिए मैं अपने पत्रकारों को भी जिम्मेदार मानता हूँ। आप किस हद तक किसी नेता को जो है ये महिमा लेवल मंडन से करते देते थे। हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। हिम्मत नहीं हो सकती थी। बड़े बड़े नेताओं को हम लोगों ने कवर किया है, अजय भाई और पीयूष जी, हम सब लोग, अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता, उनसे हम लोग सीधे सवाल पूछते थे और कितनी विनम्रता से उनका जवाब आता था। और हम लोग तो उस वक्त बिल्कुल यंग रिपोर्टर होते थे, कोई मतलब ऐसा भी नहीं था कोई एडिटर हो या कोई बहुत बड़े वो हो तब। और उस वक्त कोई नेता हो, बड़े एक से एक बिगड़ैल नेता जिनको माना जाता था, वो भी अपने, ये उमा भारती जी को एक समय में बड़ा बिगड़ैल नेता माना जाता था बीजेपी में, लेकिन उमा जी भी जब बात करती थी हम लोगों से तो बहुत शिष्टाचार से बात करती थी। तो ये जो पिछले 15-20 साल में जो पत्रकारों ने जो लीवरेज दिया है ना नेताओं को, भाई साहब कल्चर, जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये भाई साहब सर कर करके आपने इतना सर पे चढ़ा दिया कि वो इस तरह की भाषा बोलने संवेदना लगे। मर हालांकि गई, बिल्कुल ठीक। मैं अनुराग दारी के बारे में जानता हूँ, वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन चूंकि जब माहौल ऐसा हो तो सबको एक घाट आप तोलने लगेंगे, वरना किसी नेता की हिम्मत होती थी। अब तक तो मीडिया बहिष्कार कर देता। एक दौर था कि अगर छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जो है, अगर कोई नेता इस तरह की बात करता था तो सारे पत्रकार उसका बहिष्कार कर देते थे, उनका नाम नहीं छापेंगे, खबर नहीं छापेंगे, 2 दिन में सब सही हो जाते थे। आज हिम्मत ही नहीं है किसी की, क्योंकि इतना अब संभव ही नहीं है। अब इतना ज़्यादा मीडिया का प्रसार हो गया है कि कौन करे बहिष्कार करे, कौन इसकी कॉल दे, पत्रकार संगठन बचे नहीं हैं। और जो हैं प्रेस क्लब वगैरह, वो सब भाई साहब कल्चर के में आ गए, सबके अपने स्वार्थ हैं। कोई प्लॉट ले रहा है तो कोई विदेश यात्रा के लिए मक्खनबाजी कर रहा है, कोई अधिकारियों के ट्रांसफ़र का जो उद्योग राज्यों में चला, उसमें पत्रकारों पर जरूरी भूमिका है कि ट्रांसफ़र करा के पूरा इंडस्ट्री खड़ी हो गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। तो इस सब के लिए पत्रकार भी जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है इंदौर की, ये एक नज़ीर बननी चाहिए, एक सबक बनना चाहिए मीडिया के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि इसमें ऐसी कार्रवाई हो कि लोग याद करें और दोबारा हिम्मत न हो। क्योंकि इंदौर कोई दूर दराज की बस्ती नहीं है, मध्य प्रदेश का भोपाल से बड़ा शहर है, बिल्कुल ठीक, मतलब उसको जो है बड़ा मशहूर शहर है। तो मुझे अब ये देखना ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर और केंद्र सरकार से संज्ञान लेके किस तरह से एक नज़ीर पेश करती है, जो कि की जानी चाहिए। परीक्षा उनकी भी है। छोटा जी सर, मैं आ रही हूँ। जी आप ऐड करें। ये 15 लोग हैं जो मरे हैं, ये 15 के फोटो हैं, और प्रशासनिक अधिकारी कितने बेशर्म हैं कि हाई कोर्ट में जाकर के एफिडेविट देते हैं कि 4 लोग मरे। 4 लोग मरे, हाँ। तो क्या उस प्रशासनिक अधिकारी ने जिसने एफिडेविट बनाया है उसको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी कितना चाहिए? शर्मनाक मतलब है ये। बेशर्मी की हद है बिल्कुल ठीक। प्रशासनिक अधिकारियों की। जो जिम्मेदार अधिकार है, ये 15 सस्पेंड नहीं, सस्पेंशन तो बहाल हो जाएगा, बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर के बाद अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मुआवजा ही नहीं देना चाहते, संख्या घटा कर। मैं अब जरा थोड़ा सा बयान और उस पर होती हुई राजनीति पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर इंदौर की घटना इतनी शर्मनाक है कि एक सुर में अगर इसका विरोध किया जाए तो मतलब उतना भी कम है। लेकिन जिस तरीके से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि इसे नजीर की तरह पेश किया जाना चाहिए, ऐसा उदाहरण बनना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वाले वो अधिकारी कांपे, उनकी रूह कांपे। अब थोड़ा इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। पीयूष सर, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को भी इस पर जवाब देना चाहिए। जिस तरीके के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, इससे पहले हमने कफ सिरप देखा, इससे पहले हमने बहुत सारी भगदड़ देखी, सीधे प्रधानमंत्री से सवाल वाला जो एटीट्यूड विपक्ष अपनाता है, अगर उस संवेदना के साथ अगर विपक्ष भी उतनी मजबूती से अपनी बात सवाल रखे तो शायद इस तरीके की घटनाएं जो है वो कम हो। उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है, उनका भी अपना रोल है। और निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष की तो ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। इस तरह के जब हादसे होते हैं तो विपक्ष को ज़्यादा इन चीज़ों को उठा के जनता की आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। विपक्ष की भूमिका ये इसी में होती है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का नाम लेने की बात है तो ये एक रवायत सी चल गई है और मुझे लगता है कि
दरअसल प्रधानमंत्री भी जो है विपक्ष को लगातार जो है कॉर्नर करते रहते हैं किसी हर बात पे जो है। तो मुझे लगता है विपक्ष भी अब ये एक प्रथा सी चल गई है कि साहब टिट फॉर टैट वाली आप हैं तो हम आपको भी जो है कि क्योंकि दूसरी बात ये भी मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने शासन को लेके, अपनी नीतियों को लेके एक हाइप क्रिएट की जाती है, और जब ग्राउंड लेवल पे उस तरह के रिजल्ट नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से वो आलोचना करने की विपक्ष को एक मौका मिल जाता है और सीधे फिर वो हमला। क्योंकि देखिए हमारा पूरा का पूरा जो देश में नैरेटिव चलता है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो ही चलाया जाता है पूरी तरीके से, तो निश्चित रूप से उसका शिकार भी वो होते हैं विपक्षी जो भी स्टेटमेंट देते हैं या जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो है एक कहीं न दिल्ली के केंद्र से जो है शासित होती हुई चली जा रही है, वो ये हम तमाम चीज़ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये, लेकिन विपक्ष के लिए एक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस तरह से इस तरह की जनता के मुद्दों को उठाए, आगे चले। और जहाँ तक ये बात है, मुझे लगता है कि जो ये घटनाएं हुई है तो ये आज की घटना तो नहीं है, जैसा कि मैंने पहले से कहा और भी लोगों ने ये बात कही है कि ये 3 साल पहले का 2 साल पहले का जब पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी और पूरा उसका टेंडर निकलना था, शिकायतें हो रही थी, तो विपक्ष कहाँ था उस समय? क्यों नहीं वो भी आगे बढ़ चढ़ के लोगों के साथ आया और इस बात को और हाईलाइट किया? ये भी सवाल अपने आप में उठता है। तो मुझे लगता है कि दोनों की भूमिका है। लेकिन दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो आपने बात ब्यूरोक्रेसी की कर रहे थे, तो ब्यूरोक्रेसी देखिए करप्ट होती है बिना वो पैट्रोनोज की नहीं होती है, पॉलिटिकल पैट्रोनज मिलता है। अब आप देखिए कि निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लोग भी आए, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स भी आए हैं, और हमने कई उदाहरण देखे। अभी तो यहाँ का भी, हरियाणा का हमें याद है 50-60 बार जो है उनका जो है ट्रांसफ़र होता रहा है। तो और उसमें स्पेशल लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अभी तो लेटरल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो इसीलिए कि ताकि स्पेशलाइज लोग आएँ। लेकिन वहाँ भी क्या हो रहा है कि अपने लोगों की एंट्री हो रही है जिनको कुछ जानकारी नहीं है, उससे भी कोई व्यवस्था नहीं बदली। तो मुझे लगता है कि पहले भी हमने देखा था 70, 80, 90 के दशक में, 70 या 80 कह लें हम, 60-70 के में, क्योंकि टॉप लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप देश की वो इतनी करप्ट नहीं थी। आज तो आप देखिए खुद नेता जो है, बीजेपी के नेता ही जो है, विधायक कह रहे हैं कि साहब हमें जो है कि जो विकास निधि है उसमें से 10% देना ही देना पड़ता है। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। तो मुझे लगता है वो भी जिम्मेदार है। लेकिन ओवरऑल ब्यूरोक्रेट तो है ही है, लेकिन उनको उनकी नकेल जो होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत कुछ रहती है। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर विजिलेंट है, वो जानती है, तो वो रिशफलिंग करके तो हटा के वो तमाम एक्शन ले सकती है। मुझे लगता है एक वीकनेस है, करप्शन वहाँ पे घुसा हुआ है टॉप लीडरशिप में, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट भी जो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं वो पनाह पाते हैं, वो सस्टेन करते हैं और उसका वो हिस्सा वो ऊपर भी पहुँचाते हैं निश्चित रूप से, इसीलिए वो चलते हैं। तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम जो है, और उसके लिए उसको चलाने वाला कौन होता है? सरकार। जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं वो जब तक नहीं सही होंगे तब तक पूरी व्यवस्था सही नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। बिलाल सर, आप ये बात शुरुआत में ही कह रहे थे कि टॉप टू बॉटम जिस तरीके की स्थिति है उस पर थोड़ा संजीदा होने की और ज़रूरत है ताकि आगे इस तरीके के मामले ना हो। इस वक्त जो राजनीति इस विषय पर हो रही है, जैसा संजय जी ने भी कहा कि राजनीति की आवश्यकता नहीं है, बट मेरा सवाल इसलिए भी है क्यों आवश्यकता नहीं है? अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, आपके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के और बयानों पर सवाल उठा रहा है, तो वो क्यों ज़रूरी नहीं है? देखिए, सवाल जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से किया है वही सवाल एक पत्रकार ने मंत्री से भी किया था, मध्य प्रदेश जो जिम्मेदार मंत्री थे। तो टेक्निकली तो सवाल फिर मुख्यमंत्री से होना चाहिए क्योंकि राज्य का विषय है। एलओपी अपने स्टेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री पे सवाल पूछकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर ये एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि क्योंकि आपके अधीन आपकी सरकार है, आप उस पर दबाव बनाइए और इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराइए। तो एलओपी ने जो सवाल किया है, पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह के सवाल होते हैं। राहुल गांधी से भी बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि साहब आप राहुल गांधी कहाँ हैं इस विषय, वो क्यों नहीं बोल रहे? तो राहुल गांधी ने भी उन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है जो आमतौर पर राजनीति में उठाया जाता है। तो सवाल पूछना मेरा ख्याल है इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर ये टेक्निकल सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाता और विभागीय मंत्री से पूछा जाता तो मेरा ख्याल है ज़्यादा उपयुक्त होता। लेकिन राहुल गांधी ने इसे वाइडर प्रोस्पेक्ट में उठाकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय की है ताकि वो अपने यहाँ होने वाले इस भ्रष्टाचार को और इस तरह की हादसों को नियंत्रण कर सकें। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जब भी नेताओं को मिलती है उसका फ़ायदा उठाती है। तो ये दोनों तरफ से चलता है। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती है। बहुत सारे हादसे होते हैं, पूछा जाता है राहुल गांधी
कहाँ है। उसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये बार बार घटनाएं होती हैं, ये पहली घटना नहीं, और बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं देश के अंदर इस तरह की, जहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल नेक्सस जहाँ का हम एक उदाहरण देते हैं, वहीं हम कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम का हम उदाहरण देते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम का हम उदाहरण देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यही चीज़ें हम राज्य स्तर पर, धरातल पर ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक लोगों का भी हमें देना चाहिए कि जिस इनकी मिले भगत से ये सारे भ्रष्टाचार के मामले घटते हैं और इसका नुकसान फाइनली जनता उठाती है। तो राहुल गांधी की जो संवेदनशीलता है वो एलओपी के माध्यम से प्रधानमंत्री का अकाउंटेबल ठहराकर राज्य सरकार को अकाउंटेबल ठहराना है, ताकि वो प्रेशर बना सके, क्योंकि वो उसके समकक्ष है, इसलिए उन्होंने उस स्तर पर सवाल किया। सवाल ये है कि फिलहाल अभी तक ऐसे क्यों कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं मौतों को लेकर, जो अभी हमने भी पहले भी सवाल उठाया था फर्स्ट शॉट में, और सेतिया जी ने भी सवाल उठाया था कि क्या सरकार जो मुआवजे का पैसा उस राशि को घटाना चाहती कम संख्या बताकर। तो ये जो भ्रमित करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार, ये बता रही है कि अभी भी राज्य सरकार इस मसले पर संवेदनशील नहीं है। और जहाँ तक विजय वर्गीस जी का सवाल है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि व्यक्तिगत संवेदनशीलता भी शून्य होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। 15 मौतों पर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अनुराग सर, इस तरीके की होती राजनीति, इससे पहले भी हमने बहुत सारे मामले देखे जिसमें इस तरह की राजनीति होती हुई दिखाई पड़ी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में इस पर भी चर्चा करते हैं कि क्या होना चाहिए इस मामले के बाद। हालांकि विनोद सर ने एक बार इंगित कर दिया है कि इतना सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये नज़ीर बन जाए। हम हमेशा हर घटना के बाद टॉप टू बॉटम यही बात होती है कि बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो इस टाइप का काम करने वाले लोग हैं वो भी बड़े सख्त हैं अपने अप्रोच को लेके। चमड़ी मोटी हो गई। हाँ, कि उनको पता है कि करना क्या है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ऐसी बातें आमतौर पे कैजुअल डिस्कशंस में होती हैं कि हमारा सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि अगर कोई एक व्यक्ति सोचता है कि मैं उसे सुधारने चलूँगा तो वो खुद ही सुधर के अलग हो जाता है या उसे सुधार दिया जाता है। तो कोई सुधरने, अगर आप एक व्यक्ति इस टाइप के सिस्टम में, स्पेशली लोकल, ये जो नगर निगम, नगर निकाय, स्टेट गवर्नमेंट से जो सरकारी सेटअप में कोई आदमी, एक व्यक्ति अगर कोई सुधारने निकलता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है, उनके कितने ट्रांसफ़र होते हैं, वो कहाँ उनका डेस्टिनेशन जो उनका कहाँ वो अंत में पहुँचते हैं। तो ये लोगों को भी पता है। तो इसमें जो है, अगर आप बहुत कठोर कार्रवाई करने की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कठोर कार्रवाई क्या वो सबको सुधार पाएगी, इस पे मुझे तो कम से कम डाउट है। हाँ, लेकिन होनी जरूर चाहिए। अजय सर, क्या स्थायी समाधान, कैसे इस तरीके के मामले हम रोक पाएं, कैसे भ्रष्टाचार को रोक पाएं, कहां से ये स्टार्ट हो, कहां से ये मैसेज जाए कि थोड़ी तो संवेदनशीलता व्यक्तिगत रूप से आए लोगों में? स्थायी समाधान तो इसका ये है कि हर सरकारी कार्य का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। पब्लिक ऑडिट जो जब तक शुरू नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। जैसा बिलाल जी ने भी कहा, पंत जी ने भी कहा कि ये मिली भगत जो है पॉलिटिशियंस की और ब्यूरोक्रेट्स की इतनी ज़्यादा होती है। आप देखिए कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे क्या, आप करीब करीब 100% मान लीजिए आज की डेट में 2-4-10 निकलेंगे ऐसे जिनकी कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई व्यापार नहीं है, जिनका कोई उद्योग नहीं है, लेकिन वो कुछ सालों के अंदर ही अरबपति हो जाते हैं। कहाँ से होते हैं? यहीं से होते हैं कि जो कमीशन है वो सब जगह बंटता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इसलिए इसका पब्लिक ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। मोहल्लों में पब्लिक ऑडिट हो, मोहल्ले के अंदर अगर कोई काम हुआ है तो मोहल्ले की कमेटी बन करके उसका पब्लिक ऑडिट करे, उसको देखे कि पब्लिक ऑडिट। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं उत्तराखंड में चाइल्ड राइट कमीशन का चेयरमैन था और पहला चेयरमैन था, तो मुझे सारा फर्नीचर भी खरीदना था, सब कुछ करना था। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 15 साल पहले जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, उस वक्त जो मैंने फर्नीचर खरीदा था वो रेट आज भी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद जाकर के मार्केट में, जो मेरे स्टाफ ने जाकर के तय किया कि ये चीज़ ले लेते हैं, इसका ये रेट होगा, फिर मैंने उसके पास जाकर के बार्गेनिंग की कि अगर मेरे स्टाफ में से कोई कमीशन मांग रहा है तो उसको माइनस कर दो, और उसको लिया। ये इसी तरह की जिम्मेदार व्यक्ति जब तक नहीं आएंगे समाज में, उस तरह ऐसे काम हो नहीं सकता। इसलिए मैं
कह रहा हूं कि पब्लिक एडिट होना बहुत ज़रूरी है। मोहल्लों में पब्लिक एडिट होना चाहिए, हर चीज़ का पब्लिक एडिट होना चाहिए कि यहाँ पर खर्चा हुआ तो इतना, तो फिर मार्केट में तो इतने का मिल रहा है। कोई भी चीज़ आप सरकारी उसमें लेते हैं तो जो मार्केट में मिल रही है उससे 1.5 गुना वहाँ पर बिलिंग होता है, और जो 50% जो है वो सारा बटता है सब जगह पर। तो ये सारी चीज़ें रोकनी बहुत ज़रूरी है। इस देश को भ्रष्टाचार खा रहा है, और जो कुछ इंदौर में हुआ है वो भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। ये जो कहा जा रहा है कि अक्टूबर से ही शिकायत आ रही थी, तो मैं समझता हूँ उसमें 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो मीडिया जिम्मेदार है कि मीडिया ने ढंग से इसको उठाया नहीं कि गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। स्वच्छ शहर का पोस्टर दिखा रहे थे। हाँ, मीडिया अगर इसको उछालता तो ये बड़ा मुद्दा बहुत पहले ही बन जाता। जैसे दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और जो उनकी 2nd टर्म थी उसमें मीडिया ने ही ये सारी चीज़ हाईलाइट की कि सड़क पानी की क्या हालत हो गई है ना, बिजली सड़क पानी एकदम, हाँ बीएसपी वो एक मुद्दा वहाँ पर बना। तो मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। तो इंदौर में मीडिया भी बड़ा जिम्मेदार है इसमें, ये नहीं कह सकते हम कि मीडिया जिम्मेदार नहीं है। और दूसरा, वहाँ के मेयर वह जिम्मेदार क्यों नहीं है जो अब कह रहे हैं कि मेरी बात सुनी नहीं गई। कैसे नहीं सुनी गई? तो इस ढांचे को पूरे को बदलने की जरूरत है, तब स्थायी समाधान निकलेगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मेयर से भी ऊपर हैं। ये अभी अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग को जाकर के मिले तो उन्होंने कहा कि उंगली ऐसे करके मेरे से बात मत करो, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, आप अपॉइंट किए हुए हैं। तो ये चीज समाज में आनी बहुत जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारियों को ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि वे राजा नहीं है। उस समय राजा के प्रतिनिधि थे, के लिए बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें को बदलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी को किसी हद तक मैं फेल मानता हूं कि क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी ही सरकारों को चला रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स नहीं चला रहे। मेयर तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भी कई बार आदेश देते हैं, उसका नीचे पालन नहीं होता। आईएएस ऑफिसर आकर के बताते हैं जी इसमें सर ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, और मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको पता भी नहीं होता उसके बारे में। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बड़े सुधार की जरूरत है। जब तक बड़े सुधार नहीं होंगे तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं है। संजय सर, पिछली बार भी आपने कहा कि जो बयान है वो तो निंदनीय है, लेकिन ये है कि जो इस वक्त तस्वीर इंदौर में दिखाई पड़ रही है, मोहन यादव आते हैं 7 दिन बाद वो कह देते हैं तो एक सस्पेंड हो जाता है। भाई 7 दिन में आपने एक नोटिस जारी कर दिया, उस पर कोई देखने वाला नहीं है। आप 7 दिन में 5 महीने का बच्चा मर जा रहा है पानी पीने से। हम जिस सदी में रह रहे हैं वहाँ 5 महीने का बच्चा पानी पीने से मर जा रहा है। कार्रवाई इतनी लेट क्यों? ये लेट कार्रवाई ये बताती है कि सेटिंग करने के लिए, फाइल दबाने के लिए उस पर कवायद ज्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो देखिए, आज़ाद हुए हमें तकरीबन 75 साल हो गए, और आज भी हम पानी, सड़क और हवा, 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हवा और पानी, आज स्ट्रगल कर रहे हैं। 78 हो गए। तो आप सोचिए कि विदेश में टैप का पानी आदमी पीता, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाई किया, वहाँ रहा, टैप से पानी पीता, और हमको यहाँ पे आरओ क्यों लगाना पड़ता है? आपको यहाँ हवा के लिए प्यूरीफायर क्यों लगाना पड़ रहा है? तो ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी अकाउंटेबिलिटी है। हम जो जनता है आंदोलित नहीं होते। अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद है तो आप आंदोलन के माध्यम से चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न आपने जो पूछा है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई घटना घट रही है और 7 दिन बाद उसका संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो कहीं नहीं सरकार पे प्रश्न चिन्ह है कि उसकी जो प्रक्रिया है कितनी स्लो है। सिंपल सी बात है, 7 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को जाने की भी जरूरत नहीं होती है। हम कहते हैं 4 नहीं 15 की बात ही नहीं कर रहा हूं। एक भी छोटी सी अगर किसी के साथ दुर्घटना घट जाती, मृत्यु तो बहुत बड़ी बात है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और संज्ञान एक फोन से भी लिया जा सकता है, आपका सस्पेंशन फैक्स से और ईमेल से भी दिया जा सकता है, उसके लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपना जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, सिस्टम जो था आजादी के बाद से, चाहे वो जीप घोटाला से देख लीजिए और आज तक की बातें कर ले, तो घोटाले बहुत होते रहे। और एक वरिष्ठ पत्रकार जी ने क्या बोला, जिनके पास साइकिल नहीं थी, मर्सिडीज का काफिला चला रहा है। तो काफिला मर्सिडीज का कहां से है? इनके पिता के पास साइकिल नहीं हुआ करते थे 25 साल पहले। तो वो जो भ्रष्टाचार का नेक्सस तैयार हुआ है, अधिकारियों का जो नेक्सस है, जो कहीं ना कहीं आज ईमानदार नेताओं को भी काम नहीं करने दे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं, बहुत अच्छे नेता हैं जो कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने नहीं दिया जा रहा। अब आते हैं प्रधानमंत्री पे भी प्रश्न उठ रहे हैं कि राहुल गांधी साहब ने प्रश्न उठाया। ये बताइए, प्रश्न आपने पूछा, आप धरातल पे जाकर क्या काम किए हो? आपकी जो संगठन है, आपके जो लोकल लोग हैं, जनता की बात है, विपक्ष की भी तो उतनी जिम्मेवारी है। और सेकंड बात यह है कि सीईओ होता है, मान लीजिए एक सीईओ है, जो आपके कार्यालय भी आपका एक सीईओ है, एक निर्देश जारी करता है, एक
ब्लूप्रिंट रखता है। लेकिन अगर नीचे का आदमी अगर काम नहीं करता है, बहुत धरातल का आदमी काम नहीं कर रहा, तो उस पर कहीं ना कहीं उस पर भी नकेल लगनी चाहिए जो धरातल पे काम नहीं कर रहा। तो पूरा नेक्सस है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत गहरी इसकी जो नींव बहुत गहरी है, और इतनी आसानी से जो अधिकारियों का नेक्सस है वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। तो देखिए, जो एफिडेविट हाईकोर्ट में डाला गया है, अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एफिडेविट दे दे? मृत्यु चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, या 10,000 हो, वो एफिडेविट डाल के, और कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे पत्रकारिता। सर ने एक बात बोली, शायद गोविंदपुरी की जो बात की वो कानपुर की, मैं भी कानपुर, अच्छा दिल्ली की, मैं कानपुर का हूं। देखिए, पहले जो पत्रकार जो पहले होते थे, मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, अगर पत्रकार कहीं खड़ा हो जाता था, नेता हो चाहे अधिकारी, उसकी मतलब हालत बैंड हो जाती थी। लेकिन सर ने बिल्कुल सही कहा कि आज भी पत्रकार नतमस्तक हो गया। अगर वो अपनी जगह पे लिख देगा, तो विजय वर्गीस साहब हो, चाहे कोई बड़ा वरिष्ठ नेता हो, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती इस तरह की शब्दावली यूज कर ले। और जनमानस के लिए जो कहीं ना कहीं, आप देखिए, हम इंसान हैं, और इंसान जो होता है, इंसान के लिए इंसानियत नहीं रख सकता। तो जनमानस में जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं हो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी से आता हो। तो कहीं ना अकाउंटेबिलिटी के लिए 7 दिन का नहीं, मैडम आपने बोला कि 7 दिन नहीं, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहते हैं अगर मुख्यमंत्री भी इस पे एक्शन लेने में देरी कर रहे हैं, तो कहीं नहीं, उनसे भी सवाल होना चाहिए, उनसे भी सवाल होना चाहिए। सर, चर्चा हमने इस पर भी कर ली कि गलत हुआ, ये होना चाहिए था, और कैसे इसका स्थायी समाधान होगा, इस पर भी अजय सर ने बहुत सारी बातें कही। प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है? कैसे हम इस तरीके के भ्रष्टाचार रोक पाएंगे? कैसे, मतलब कैलाश विजयवर्गीय का बयान आ गया तो मोहन यादव की अकाउंटेबिलिटी तय हो गई, वो सोचने लगे कि अरे यार चलो ठीक है, वो बयान हाईलाइट हो गया, अब हमारे लिए नहीं। 7 दिन बाद आते हैं तो एक नोटिस जो आया था उसमें एक किसी को सस्पेंड कर देते हैं। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही, ये कैसे संभव होगा कि ये चीजें बदल? देखो, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो ऐसा नहीं है कि अगर तय कर ले ऊपर, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जैसे सीढ़ियों की सफाई ऊपर से होती है ना, ऐसे भ्रष्टाचार की सफाई भी ऊपर से होनी चाहिए, टॉप टू। और कहीं भी किसी भी विभाग में मान लीजिए जो उसका जो अधिकारी, जो बॉस है, अगर वो ईमानदार है, तो फिर नीचे वाले कमोबेश धीरे धीरे वो भी ईमानदार होने लगते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ये बात यही शुरू होती है। अब ये जो इंदौर की घटना है, जैसे हम सब मानते हैं कि ऊपर से नीचे तक पैसा चलता है, जाता है, तो जब तक उच्च स्तर मतलब अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, जो सीधे देख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा। अब आप एक जेई को सस्पेंड कर देंगे, क्या फायदा? किसी ओवरसियर को आप हटा देंगे, उससे बात नहीं बनती है। ये पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए टॉप लेवल पे जो देख रहे हैं। और मुझे लगता है नगर विकास मंत्री जो भी हो मध्य प्रदेश के, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब विजय वर्गीय है तो फिर तो, और जो तो इंदौर के भी हैं, और वहीं के हैं, विधायक भी उसी शहर से हैं, तो सबसे बड़ी जवाबदेही शायद इसीलिए भी जल्ला गए होंगे क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है। दूसरी बात ये है कि जैसे राहुल गांधी का जो हम देखिए, विपक्ष हमेशा इस तरह की बात करता है, और उसका राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री, जो चूंकि राहुल जब जीतू पटवारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो एक चेन है। और पहले भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी प्रधानमंत्री दोनों तरफ से मनमोहन सिंह जवाब दे। तो ये एक सामान्य औपचारिकता कह लीजिए, या एक सामान्य परंपरा कह लीजिए, या वो, और यार पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग कह लीजिए अपोजिशन और उसकी। लेकिन मुख्य बात यह है, जो भी संजय भाई ने भी थोड़ा इशारा किया, कि जब 2 साल से शिकायत हो रही है, अक्टूबर से और ज़्यादा हो, तो क्या राहुल जी को ये भी चेक करना चाहिए अपने प्रदेश यूनिट से कि इंदौर के कांग्रेसी क्या कर रहे थे? मैंने इसीलिए पूछा, मैंने इसीलिए ये बात पूछी, क्या उन्होंने, हाँ, क्या उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के मेयर से कोई मुलाकात की, कोई पत्र लिखा नगर निगम को, कोई धरना दिया, कोई प्रदर्शन किया, कोई आंदोलन किया, कुछ किया? अगर नहीं किया तो वो भी अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए, आपका हक है, लेकिन अपनी यूनिट को भी आप टाइट करिए कि आप क्या कर रहे थे। आप विपक्ष में हैं तो कम से कम धरना तो दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, जो तरीके लोकतांत्रिक हैं कर सकते हैं। कुछ कोई कॉर्पोरेटर भी होगा वहाँ, हो सकता है, ऐसा तो नहीं इंदौर के सारे कॉर्पोरेटर बीजेपी के ही होंगे, कुछ कांग्रेसी कॉर्पोरेटर भी होंगे, कम होंगे लेकिन 2-4 तो होंगे ही। वो क्या कर रहे थे? तो ये भी सवाल बनता है। विपक्ष को भी इस जिम्मेदारी का, कोई भी पक्ष में हो, कहीं भी हो, पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी पक्ष में है तो वहाँ अगर कोई घटना होती है तो वहाँ के उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये
ये भी तय होना चाहिए। हमारे राजनीतिक सिस्टम में ये है कि मतलब कुछ घटना हो जाए और बयान देकर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। जब तक इस स्तर पर बात नहीं होगी कि नीचे जमीन पर आप क्या कर रहे हैं, जो कि पहले करते थे लोग, पहले स्थानीय स्तर पर ऐसे ऐसे नेता हुए हैं कि कुछ भी घटना होती थी वो धरना प्रदर्शन करते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरठ में मैं था एक समय, तो एक मंजूर अहमद वहाँ विधायक हुआ करते थे। कुछ भी हो जाए मंजूर साहब धरना दे के तुरंत वो जो है जो वहाँ का मुख्य वो था स्मारक, जहाँ सेंटर चौक जो था वहाँ बैठ जाते थे। तो ऐसे नेता हमारे कानपुर में ऐसे नेता थे, उत्तर प्रदेश यहाँ दिल्ली में थे कई। तो वो नेता जो है पार्टी, राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा है, राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा है अभी आ जाते हैं तुरंत, भले उनकी पार्टी उनको वहाँ तो नहीं दे रही है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी। तो ऐसे तमाम नेता तमाम राज्यों में अपोजिशन के या उस रहे हैं, और जो वो बहुत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब सब सिस्टम वही हो गया है कि साइकिल से आओ और मर्सिडीज पे जाओ। तो ये जो साइकिल टू मर्सिडीज का सफ़र हो गया है, इसने राजनीति को बिल्कुल भोथरा कर दिया है। वरना राजनीति लगाम लगाती थी, और जो ये कहा पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पॉलिटिक्स यही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी राजनीति। चाहिए। अगर आप लोग मरने पर राजनीतिक कार्यवाही नहीं करेंगे कब करेंगे, तो कब करेंगे आखिर? क्या नाच गाने पे करेंगे या उस पे करेंगे? तो राजनीति का मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं, राजनीति का मतलब अकाउंटेबिलिटी तय कराने के लिए प्रेशर, पब्लिक प्रेशर बनना चाहिए। वो मीडिया के थ्रू बने, अपोजिशन के थ्रू बने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू बने, वो बनना चाहिए। और जैसे अभी अजय भाई ने एक घटना बताई, मैं भी एक अपना बता दूं कि मैं एक चैनल का हेड था एक समय, और वहाँ जो परचेज होती थी स्टूडियो के लिए वो अकाउंट्स वाले करते थे, तो बड़ी उसमें डिले हो जाती थी। तो फाइनली मैंने बात की, तो हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप खुद परचेज करिए। तो कैसेट्स वहाँ बहुत लगते थे, उस समय VHS का ज़माना था और इसका हाई बैंड का, तो बल्क सप्लाई होती थी कैसेट की। तो कैसेट के सप्लायर्स को मैंने बुलाया और उनसे मैंने रेट लिए। तो जो सबसे रेट दिया, तो उस रेट लेने वाले सज्जन ने, देने वालों ने कहा कि साहब इतना है, हम सप्लाई इतना रेट लगाएंगे, इसमें 5 रुपये आपके पर कैसेट, 5 या 10 रुपये पर कैसेट। मैंने कहा मेरे कैसे? बोले साहब तो चलता है ना, वो चलता है ना, वो तो हम उनको वहाँ भी देते थे। तो मैंने कहा साहब तो मिनिमम रेट लगाओ, और मेरे कितने लगाओगे? उसने कहा कि साहब 5 रुपये। हमने कहा 10 रुपये लगाओ मेरे, तब मैं ऑर्डर दूंगा तुमको। तो उसका बड़ा हिसाब किताब लगा, सर 10 रुपये कर दो। फिर हमने कहा अब 10 रुपये उस रेट से माइनस कर दो। मैंने अब ये बोला क्या मतलब? हमने कहा भाई तुमको तो देने हैं ना, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तुम उससे माइनस कर दो, खत्म बात। और वही हुआ। और उसके बाद एकदम वो रेट जितने पे वो लेते थे उससे भी 10 रुपये कम आ गया, क्योंकि हमने वो शेयर काट दिया। बाद में उस सप्लायर ने मुझे लंच पे बुलाया है कनाट प्लेस से, और कहा साहब मैं पहली बार मुझे किसी से मिला हूँ कि जिसने इस तरह की बात की है, वरना हम तो हर जगह हमसे तो बढ़ाने की बात होती है। तो अगर व्यक्ति बैठा हो, जो हमने कहा ना ऊपर से, तो ये चीज़ें कम हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही आप कोई चार्ज लेते हैं तो नीचे जो सिस्टम वाले लोग हैं वो समझाने लगते हैं, सब ऐसा करिए वैसा करिए वो करिए ऊपर। तो ये, और ऊपर से भी डिमांड आती है भाई। अच्छा एक बात करके कंक्लूड करूंगा। अब आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बोलियां लगती हैं पोस्टों की, बोलियां लगती है राजू कि भाई ये पोस्ट है, यहाँ इसकी कमाई है, इसका इतना रेट है। अब इसका क्या करेंगे? अब जो उतने पैसे दे के पोस्टिंग कराएगा तो फिर क्या करेगा? ये सारा जो नेक्सस है। पहले तो विनोद जी खाली थाने की होती थी, पहले थाने पुलिस तो बदनाम, हर विभाग की। तो इंदौर का कमिश्नर और इंजीनियर हो रही है। इंदौर का कमिश्नर और इंजीनियर बनना क्या आसान होगा? हाँ। क्या वो बिना पैसे दिए वहां पर भर्ती? ये जो समस्या ये पूरे देश में हर जगह, कहीं थोड़ा बहुत क्वालिटी वही है, क्वांटिटी का थोड़ा फर्क हो सकता है, कहीं रेट ज़्यादा हो कहीं कम हो, लेकिन सब जगह ये समस्या हो गई है। और ये बहुत भयानक संकट है इस मामले में हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। अब कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे? नैतिकता का सबसे बड़ा संकट है, नैतिकता का बड़ा संकट है। और ये जो है प्रतीक्षा, नैतिकता का संकट आप RWA से लेकर के और ऊपर तक आप देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत शर्मनाक है ये घटना। जब हुई तो हम सब का कलेजा चीरने वाली ये घटना थी। आप उस माँ को सुनिए जो ये कहती है कि दूध गाढ़ा था तो मैंने उसमें पानी मिला दिया, और उसका 5 महीने का बच्चा जो कि 10 साल की तपस्या के साथ, 10 साल की पूजा पाठ के साथ उसकी गोदी में आया था, वो दुनिया से चला गया। कैसे जवाबदेही तय होगी? हमने ये विषय इसलिए भी उठाया क्योंकि खबरों के खिलाड़ी हर उस विषय को उठाता है जिसका सरोकार आपसे है, और हमें और आपको तो सचेत होना ही है, हमें और आपको तो जागरूक होना ही है। लेकिन जिस तरीके से टॉप टू बॉटम बदलाव की बात हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार
पत्रकारों ने कही, इसके लिए भी काम होना जरूरी है। सिर्फ आश्वासन नहीं, जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। ये सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम पर है। ये सवाल वो 5 महीने का बच्चा उठा रहा है उस सिस्टम पर, जहां पर आज की सदी में इस साल 78 साल आजादी के होने के बावजूद भी पीने का पानी उसे नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। ये सवाल बहुत संवेदनशील है। आप सबसे भी ये सवाल है, सिस्टम से भी ये सवाल है।